हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट, बिहार एस्टेट, ईएमआरएस और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं कुल 6 कहानियों पर आप लोगों से चर्चा करूंगी। उस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, साथ ही साथ लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी महत्वपूर्ण कहानी, उपन्यास, इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग किन कहानियों को पढ़ेंगे। तो हम लोग कुल 6 कहानियाँ पढ़ेंगे, जिसमें कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट और चीफ की दावत। इन 6 कहानियों को काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में इन सारे टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हैं, किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन करें, उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जिन भी बच्चों को इस फुल वीडियो का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी हम लोग पढ़ेंगे कानों में कंगना। कानों में कंगना के लेखक है राधिका रमण प्रसाद सिंह। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को बिहार में हुआ था। ठीक है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और परीक्षाओं में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं। पहली कहानी है कानों में कंगना, जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी। गांधी टोपी 1938 ईस्वी। नारी क्या एक पहेली 1951 ईस्वी। एक दो कहानियाँ और है जिसे मैं इस PDF में शामिल नहीं कर पाई हूँ, उसे आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। पहली कहानी है धर्म और मर्म, परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दूसरी है हवेली और झोपड़ी। अब देखेंगे हम लोग इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। पहला है राम रहीम, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1936 ईस्वी। यूजीसी नेट की परीक्षा में इस उपन्यास को ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। पुरुष और नारी किसका उपन्यास है? राधिका रमण प्रसाद का। ठीक है। सूरदास 1942 ईस्वी। संस्कार 1944 ईस्वी। पूरब और पश्चिम 1951 ईस्वी। इनका ये जो उपन्यास है, ये नाम गलत टाइप हो गया है। और अंतिम इनका उपन्यास है चुंबन और चाटा। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने मुख्य रूप से वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। किस प्रकार की? वातावरण प्रधान कहानियाँ। ठीक है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कानों में कंगना पत्रिका 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वैसे तो मैंने कानों में कंगना कहानी को काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप सब एक बार उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। यह एक प्रकार की आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में कुल 6 पात्र हैं। अब हमें पात्रों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरेंद्र किस कहानी का पात्र है, किरण किस कहानी की पात्र है। ठीक है। पहला है नरेंद्र, जो कि इस कहानी का नायक है। किरण, जो कि इस कहानी की नायिका है। योगेश्वर, मोहन, किन्नरी, जो कि नरेंद्र की प्रेमिका रहती है, और जूही। लेकिन मुख्य पात्र के रूप में नरेंद्र ही अपनी कहानी को कहता है। आगे देखेंगे हम लोग। राधिका रमण प्रसाद की जो कानों में कंगना कहानी है, यह कहानी काफ़ी मार्मिक कहानी है। यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थानों का सूक्ष्म वर्णन करती है। इस कहानी में वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ अंगूठी एकमात्र निशानी होती है, उसी प्रकार इस कहानी में जो कंगना है वह एकमात्र निशानी के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी में कई स्थानों पर भारत की दुर्दशा का भी जिक्र किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
कहानी में पुरुष की इच्छा का चित्रण नरेंद्र के माध्यम से किया गया है, जो एक महिला किरण, ठीक है, पर मोहित होने के बाद किन्नरी पर भी मोहित हो जाता है। असल में उसे किरण से प्रेम नहीं था, लेकिन किरण की मौत के बाद उसे उस प्रेम का एहसास हुआ जो अब तक नहीं था। यानी जो नरेंद्र की पत्नी होती है किरण, जब उसे सारी सच्चाई का पता चलता है कि नरेंद्र का किन्नरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वो इस बात से काफ़ी हताश होकर आत्महत्या कर लेती है। जब वो आत्महत्या कर लेती तब जाके नरेंद्र को उसके प्रेम का एहसास होता है। कथाकार ने यहाँ पर स्त्री के प्रति नियोजन और पति पत्नी प्रेम के बीच की रेखा को स्पष्ट करते हुए संदेश दिया है कि किस प्रकार एक पुरुष ने दूसरी स्त्री के प्रेम के लिए स्वयं का घर उजाड़ लिया। वासना और प्रेम के ताने बाने पर बुनी इस कहानी की शुरुआत बेहद अलंकारित और श्रृंगारिक शैली में हुई है, लेकिन अंत विचित्र और मार्मिक है। आगे देखिए। दूसरे दृष्टि से यह कहानी स्त्री गुलामी की भी दिखती है। यहाँ किरण एक प्रकार से दास स्त्री का प्रतीक है, जिसकी अंतिम परिणति मृत्यु में होती है। कहानी में कई स्थानों पर रहस्यमयी और ऐतिहासिक चरित्रों और कहानियों का भी सहारा लिया गया है। कहानी की भाषा शैली अलंकारिक, काव्यात्मक और क्लिष्ट है। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार कानों में कंगना कहानी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आगे हम लोग अगली कहानी देखेंगे और वो कहानी है उसने कहा था। इस कहानी को हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कलाजयी कहानी है। लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान में। मूल निवासी हैं ये गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। किसी भी परीक्षा में जो भी लेखक या फिर उनकी जो भी कहानियाँ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, तो उस लेखक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इन सारी चीज़ों पे आप लोगों से चर्चा करती हूँ। अब देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानियाँ जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। इनका निबंध है कछुआ धर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पुरानी हिंदी भारतवर्ष। अब हम लोग देखेंगे उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि। इस कहानी के मुख्य 3 ही पात्र हैं। पहला है लहना सिंह, हजारा सिंह और वजीरा सिंह। ये तीनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। यह कहानी मूल संवेदना, निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। यह कहानी बिना शर्त के प्रेम की अलौकिक कहानी है, जिसमें नायक ने नायिका के वचन की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक प्रकार से उसने कहा था कहानी में प्लेटोनिक लव को भी महसूस किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़-भाड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है, कुड़माई पंजाबी शब्द है, हो गई है। इस पर लड़की धत करके भाग जाती है। दोनों बाज़ार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था। कुछ समय बाद वो लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वो कहती है कि हाँ, मेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा, जमींदार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है।
एक बार सूबेदार हज़ारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी वैसे ही अब उन दोनों को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना को प्रकट करती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी बिना किसी शर्त प्रेम की अलौकिक कहानी है, जिसमें नायक का निश्चल प्रेम, मूल संवेदना तथा त्याग और कर्तव्य निष्ठा हमें देखने को मिलती है। आगे देखेंगे हम लोग कहानी का प्लॉट। कहानी के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में और उनका गांव है बक्सर, बिहार में। कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। ठीक है, किस शैली में? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। ठीक है, आंचलिकता का अर्थ होता है जो गांव का परिवेश होता है, वहाँ की जो बोली होती है, वहाँ की जो वेशभूषा होती है, वहाँ का जो रहन सहन होता है, उसे ज्यों का त्यों जब कोई लेखक अपनी कहानियाँ उपन्यास में उकेरता है तो उसे हम आंचलिक कहानी कहते हैं। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम था भोलानाथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, जैसे देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, विभूति, वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी। इनके कुछ संपादित पत्र पत्रिकाएं, मतवाला 1923 ईस्वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। माधुरी 1924 ईस्वी और जागरण 1932 ईस्वी। तो इस प्रकार शिवपूजन सहाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने उसे देख ली है। अब आगे देखेंगे देहाती दुनिया, जो इनका उपन्यास है, इस उपन्यास से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कहानी की पृष्ठभूमि देखेंगे अब हम लोग। इस कहानी में समाज में विवाह सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया गया है। इस कहानी में एक लड़की भगजोगनी की व्यथा के बारे में बताया गया है। उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। जब भगजोगनी जवानी में पहुंचती है तो वह विधवा हो जाती है और जवानी की अंगड़ाई में अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का भाग्य स्वीकार कर लेती है। लेखक ने भारतीय समाज की व्याप्त कुरीतियाँ और विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप में कहानी के माध्यम से बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म, बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई से पाठकों को रूबरू कराते हैं। यानी शिवपूजन सहाय की ये जो कहानी है, कहानी का प्लॉट, इस कहानी की पृष्ठभूमि एक ऐसी स्त्री की है जिसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाता है और जब तक उसका यौवन निखरता है उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका विवाह अपने सौतेले बेटे के साथ तय कर दिया जाता है। और इस कहानी में दहेज प्रथा, गरीबी, बेमेल विवाह, बुरे कर्मों आदि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग अगली कहानी देखेंगे, पूस की रात। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास इन्होंने लिखा है। अब हम लोग देखेंगे प्रेमचंद की कहानी। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है आदि। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी अधिकांश रचना हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित हुई है। इन्होंने अपने दौर की सभी मुख्यतः उर्दू और हिंदी पत्रिका जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद और सुधा आदि में अपना लेखन कार्य किया है। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी को 1930 में, कब? 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि पूस की रात कहानी माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? 1930 ईस्वी में। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक है हल्कू, जो कि मामूली किसान है।
पूस की रात कहानी में हल्कू और जबरा कुत्ता ये दोनों ही मुख्य पात्र हैं। तीसरा पात्र है हल्कू की पत्नी मुन्नी। ठीक है, तो आपको इस कहानी के 3 महत्वपूर्ण पात्रों के नाम याद रखने होंगे। पहला है हल्कू, जबरा कुत्ता और हल्कू की पत्नी मुन्नी। ठीक है, पूस की रात कहानी तो हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस कहानी पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करूँगी। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद जी ने मूल संवेदना तथा भारत के गरीब किसानों की व्यथा को व्यक्त किया है। भारत के गरीब किसान किस तरह जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय ज्यों की त्यों ही रह जाती है। अगली कहानी देखेंगे हम लोग, वो है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी जिसके लेखक है फाड़ेश्वर नाथ रेणु। यह कहानी रेणु जी के कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। यह कहानी आंचलिक कहानियों की श्रेणी में से एक प्रमुख कहानी मानी जाती है। यह कहानी 1950 से 1960 के मध्य लिखी गई थी। कब से कब? 1950 से 1960 के मध्य लिखी गई थी। अब हम लोग देखेंगे फाड़ेश्वर नाथ रेणु के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। पहला है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। उसके बाद है परित परी कथा 1957 ईस्वी। जुलूस दीर्घ तपा 1964 ईस्वी। कितने चौराहे 1966 ईस्वी। कलंक मुक्ति 1972 ईस्वी। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। कथा संग्रह ठुमरी 1959 ईस्वी। एक अदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी। अग्निखोर 1973 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे इनके रिपोर्टाज। आप लोग फाड़ेश्वर नाथ रेणु का ये जो 3 रिपोर्टाज है उसे काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उनके रिपोर्टाज से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पहला है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध। आप देखेंगे इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ। पहला है मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, जिसे मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। एक अदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से मैंने डीपली पढ़ाया है। पंचलाइट और ठेस। फाड़ेश्वर नाथ रेणु को अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे कहानी की कुछ पृष्ठभूमि। यह कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक युवक गोवर्धन का मुन्नरी नामक लड़की से प्रेम है, जिसे नाराज़ होकर पंचायत ने उसका बहिष्कार कर रखा है। एक दिन मेले से गांव वाले सार्वजनिक उपयोग के लिए पेट्रोमैक्स, जिससे वहां के लोग अंगिका में पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं, खरीद कर लाते हैं। सभी उत्साह में हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि इसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं। गांव वालों के भोलेपन और पेट्रोमैक्स जलाना न आने के कारण हादसे की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरे गांव के लोग उपहास करने लगते हैं। तब मुन्नरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि गोवर्धन को आता है पंचलाइट जलाना। पंच लोग दूसरे गांव से पंचलाइट जलाने के लिए किसी को बुलाने की बेइज्जती से बचने के लिए अंततः गोवर्धन को माफ़ कर देते हैं और उसका हुक्का पानी भी शुरू कर देते हैं, और उसे सिनेमा में गाना गाने की छूट भी मिल जाती है। पंचलाइट कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक युवक गोवर्धन और मुन्नरी नामक लड़की से प्रेम की कथा इस कहानी में हमें देखने को मिलती है, जिससे नाराज़ होकर पंचायत के लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन? गोवर्धन। ठीक है, एक ऐसा पात्र है जो अशिक्षित होते हुए भी योग्य है। पेट्रोमैक्स जलाने के कार्य को उसकी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, परंतु वह उसे जला देता है। गुणवान गोवर्धन अशिक्षित होते हुए भी गुणवान है। ठीक है, तो इस प्रकार पंचलाइट कहानी भी समाप्त होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे चीप की दावत। इस कहानी को लगभग सभी विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। जिन भी बच्चों को इन 6 कहानियों में से किसी भी कहानी का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको वो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चीप की दावत। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को
रावलपिंडी अविभाजित भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2023 में दिल्ली में हुई थी। भीष्म साहनी एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। भीष्म साहनी पर कथाकार यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप पड़ी है। भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है और वो कब प्राप्त हुआ था? 1975 ईस्वी में। चीप की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन और दिखावटीपन को दर्शाया है। चीप की दावत कहानी द्वारा वह मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा, स्वार्थपरकता, हृदयहीनता, कटु व्यवहार तथा पारिवारिक विघटन को उजागर किया गया है। उनकी यह कहानी एक मध्य वर्ग के आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्द्वंद को चित्रित करने वाली कहानी है। अब हम लोग देखेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। पहला है भाग्य रेखा, पहला, पाठ पटरियाँ, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियाँ, अमृतसर आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और चीफ की दावत, जिसे हम लोग काफ़ी अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जैसे झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। इनके सारे उपन्यास को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनके उपन्यासों से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनका नाटक संग्रह है हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और मुआवजे। ठीक है। चीप की दावत कहानी मध्यवर्गीय सोच, परिवेश और पारिवारिक रहन सहन को दिखलाती है। घर परिवार में वृद्ध हो चुके माता पिता के साथ किए जाने वाले व्यवहार को इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से परिलक्षित किया है। इस कहानी के 3 ही प्रमुख पात्र हैं। पहला है श्यामनाथ, आप लोग जगह नोट डाउन कर लीजिए। पहले पात्र हैं श्यामनाथ, जो कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जो कि पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी पात्र है श्यामनाथ की पत्नी, जो श्यामनाथ के हर कार्य में उसका साथ निभाती है। और तीसरा पात्र है श्यामनाथ की माँ, जो कि पुरानी ख्याल वाली और अनपढ़ होने के कारण उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग इन तीनों पात्रों को याद रखिएगा। और इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, यह कहानी समसामयिक परिस्थिति को बयां करती है और भीष्म साहनी जी ने इस कहानी में वृद्ध माता पिता के तिरस्कार करने, सम्मान न देने की चलन को दर्शाती है। तो इस प्रकार चीप की दावत कहानी से संबंधित भी जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने कुल 6 कहानियों पर काफ़ी अच्छे से चर्चा की। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग उपन्यास पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग गोदान, मैला आंचल, त्यागपत्र और तमस उपन्यास को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी भी और उपन्यास पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी ऐड कर लूँगी। और टाइम टू टाइम क्लास के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।